यस स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा, कल हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन। कल हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट बी में, A is converting into B. It means concentration of A is decreasing and concentration of B is increasing. बेटा, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें बदल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है? डिक्रीज। रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, यहां पर हमने लिख दिया कंसंट्रेशन और यहां पर हमने लिख दिया टाइम। तो हम यहां से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बारे में बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। तो ये रिएक्टेंट के लिए हो गया, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया। प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, यहाँ कंसंट्रेशन, ये टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, ये एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने 11th में भी पढ़ा था। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताया था इसने? इसने बताया था कि इफ A इज कन्वर्टिंग इनटू B, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1। इसने सीधा बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। चलो इसको हम दूसरे वे में लिखते हैं कि अगर मान लो हमारे पास 2A है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, 2A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो बेटा हम यहां से क्या लिख देंगे? इसको ही मैं डिसोसिएट करके लिख रहा हूं कि इसका कहने का मतलब है A प्लस A इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ A, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2। तो इसने बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। इसको मैं फिर से लिख देता हूं कि अगर हमारे पास है AA प्लस BB, ये कोई रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या लिख देंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर A एंड B की पावर B, क्योंकि ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से बताया था किसने? लॉ ऑफ मास एक्शन में। और ये क्या था? एक थ्योरेटिकली, ये थ्योरी पे डिपेंड कर रहा है, थ्योरेटिकली था। इसके बाद एक दूसरा लॉ आया था जिसको हमने नाम दिया था रेट लॉ। तो आप देखना, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है। आप देखिएगा बेटा, जैसे मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, लॉ ऑफ मास एक्शन जैसे कि हमारे पास है A प्लस B और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं इसको A लिख दूं और इसको क्या लिख दूं? यहां पर B लिख देता हूं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बताया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर A एंड B की पावर B। थ्योरेटिकली उसने ये बता दिया। लेकिन जो दूसरा लॉ था, दैट इज रेट लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा क्या बताया गया वो मैं आपको समझाता हूं।
उसने बताया कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। ये है, ये थ्योरी पे बेस था, ये प्रैक्टिकल पे। इसने क्या किया, इस लॉ को देखने के लिए, आजमाने के लिए उसने प्रैक्टिकल करके देखे, तो उसे पता चला कि किसी जगह पे तो ये किसी रिएक्शन में तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है और किसी में नहीं भी कर रहा है। तो उसने इस ए और बी को अल्फा और बीटा का नाम दे दिया। ये अल्फा और बीटा ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। बेटा ये बिल्कुल प्रैक्टिकली उसने करके देखा, तो इसको गलत पाया कई जगह पे, तो उसने इसको मॉडिफाई कर दिया और उसने लिख दिया a रेज टू पावर अल्फा एंड b रेज टू पावर बीटा। इन पे डिपेंड कर रहा है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देखिएगा r विल बी इक्वल टू k, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, a की पावर अल्फा एंड b की पावर बीटा, ऐसे हमने लिख दिया है। ये जो यहां पर k है, where k is कांस्टेंट है, इसको रेट कांस्टेंट हम कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो बेटा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये इस यूनिट में, रेट कांस्टेंट। अब अगर मैं इसी लॉ को यहां पर लिखूं, रेट विल बी इक्वल टू के, रेट किसके बराबर होगा, के बराबर हो जाएगा। कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 रख दें हम, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज आल्सो इक्वल टू 1। तो बेटा अगर ए की कंसंट्रेशन 1 रख दें, बी की 1 रख दें, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। हम कहेंगे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर concentration of reactant is unity। अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम 1 ले लें तो रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो यहां से हम रेट कांस्टेंट को बेटा डिफाइन कर सकते हैं। काफी बार पूछ ली जाती है इसकी डेफिनेशन, या ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां से मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देता हूं, रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। बेटा रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं। फर्स्ट वन, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है। दूसरा, जो रेट कांस्टेंट है हर एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो मैं कह देता हूं कि रेट कांस्टेंट K इज फिक्स फॉर ए रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका कहने का मतलब ये है कि रेट कांस्टेंट है वो बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Its unit depends upon order of reaction।
अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से भी, और अगर मैं बात करूं सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम डिस्कशन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो हम अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? पहले मेरे को ये बताओ कौन सा मेथड बेटर है, लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ? रेट लॉ बेटर होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, जबकि उसने थ्योरेटिकली दिया था। तो मैं आपको बता रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जैसे हमने अभी आपको बताया था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। ये किसने बताया था? रेट लॉ ने आपको बताया था। तो इसमें जो ये अल्फा और बीटा है, इसका सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। ये उन कंसंट्रेशन टर्म की पावर का सम है जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का सम 0 आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें बताया जाए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, तो हम इसको कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें कह दिया जाए अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो हम इसको कह देंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हमसे कुछ कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, देन इट विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये बेटा 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। How can we define the order of reaction? It is the sum of the power of the concentration term, means alpha plus beta, on which rate of reaction actually depends. अब मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं मैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बेटा पहला, इट कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। इसको केवल एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हमसे कह दिया कि A इज कन्वर्टिंग इनटू B, हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमने कहा था कि हम इसका रेट कैसे पता कर सकते हैं, तो रेट लिखवाया था मैंने आपको कि रेट इज इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt। ये कल हमने पढ़ा था। दैट इज इक्वल टू dB अपॉन dt। ये हमने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया था बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ A इज डिक्रीजिंग। तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन आता है क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, इसके सामने प्लस रहता है बिकॉज B इज इंक्रीजिंग। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस चेंज इनटू द D का मतलब चेंज इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब हम लिखते हैं A फाइनल माइनस A इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। भाई चेंज इसीलिए कहेंगे कि शुरू में हमने मतलब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन क्या थी और फाइनल क्या थी। चेंज क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है
वो 1 मोलर है इनिशियल कंसंट्रेशन। मैं यहां लिख देता हूं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1। जब टाइम कितना है 0, टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। फाइनल कंसंट्रेशन की रिएक्शन चली और A 1 था और B में कन्वर्ट होता चला गया और ये रह गया 0.1 मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट होती है। कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये मोल्स पर लीटर, ये भी क्या हो गया मोल्स पर लीटर। मान लो उस दौरान टाइम लगा 10 सेकंड, ये है। तो हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, आप देखिएगा कि माइनस यहां पर जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.1, जो इनिशियल हमने ली थी वो कितनी ली थी 1 अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना हो गया 10 माइनस 0 कितना रह गया 10, दैट इज इक्वल टू इसमें से 1 में से माइनस करो कितना 0.1, तो कितना रह जाएगा माइनस में आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसीलिए ये नेगेटिव साइन लिया जाता है, क्योंकि जो रेट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता देता हूं, ये नेगेटिव इसलिए लिया जाता है कि ये नेगेटिव आएगी और वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो एक्सपेरिमेंट हमने किया कि शुरू में हमने कंसंट्रेशन ली, 10 सेकंड के बाद हमने कंसंट्रेशन मेजर की, तो फाइनल जो थी उसमें से हमने इनिशियल को माइनस कर दिया और टाइम जो लगा उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें रेट मिल गया। तो जो रेट हमें मिला वो कैसा मिला, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चला। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है कि इससे हमें ये पता चल गया कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चला कि जैसे कि मान लो हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि जो रेट है वो एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और उसकी पावर हमने ले ली n पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो n है इसको हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये हमें कैसे पता चला, ये n की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया कि कंसंट्रेशन अलग अलग लेके देखी और रेट का पता कर लिया। देखो जैसे कैसे पता किया, हमने लिया कि रेट जो शुरू में था हमने एक ही कंसंट्रेशन ली और उसको हमने क्या कर दिया दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने डबल कर दिया। एक ही कंसंट्रेशन शुरू में थी, हमने उस कंसंट्रेशन को बेटा डबल कर दिया। अब वो कंसंट्रेशन डबल की, कंसंट्रेशन अगर हमने डबल की मतलब एक ही कंसंट्रेशन जो शुरू में थी उससे डबल कर दी, तो जो रेट आया उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कांस्टेंट रहा। तो हमें क्या पता चलता है उससे कि हमने डबल कर दिया तब भी उतना ही रहा, रेट मतलब स्पीड वही रही। इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली सोचिए आप कि अगर हमने ये डबल किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ऊपर पावर कितनी है 0 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 0 है। तो हम क्या कह देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा बेटा। अब मैं दोबारा समझा रहा हूं, जैसे एक ही कंसंट्रेशन थी हमने डबल कर दी और जो रेट है वो भी क्या हो गया डबल हो गया। तो इस केस में अगर कंसंट्रेशन डबल की और रेट भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, इसका मतलब यहाँ पावर क्या थी 1 थी। यहां मैं लिख के दिखा देता हूं। मान लो रेट इज इक्वल टू हमारे पास था a, ठीक है, उसकी पावर n, हमने एक को डबल कर दिया तो रेट कितना हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू अगर यहां पावर 1 कर दे हमने ये डबल कर दिया तो इसकी पावर क्या रही 1, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 2a, एक का क्या आ गया डबल, इसका मतलब पावर 1 थी। अगर मैं 0 की बात करूं तो वो तो उतना ही रहना है। अगर मैं कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा देखना कि अगर हमने कंसंट्रेशन डबल की, रेट सेम रहा, तो इसका मतलब n की वैल्यू 0 थी। दूसरे केस में अगर हमने एक ही कंसंट्रेशन डबल की और रेट क्या हो गया डबल हो गया, तो हम कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन डबल करता हूं
और रेट हो जाता है 4 टाइम्स, तो हम क्या कहेंगे, देखना आप, रेट था इज इक्वल टू 1 की पावर n था, हमने इसको 2 टाइम्स किया, हमने 2a कर दिया और इसकी पावर कर दी n, और ये कितना आ रहा है 4 टाइम्स हो गया 4a, इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए था 2 आना चाहिए था ना, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी पावर अगर हमने 2 की है तो क्या होगा, आप समझिए, इसकी पावर 2 की है तो क्या हो जाएगा 4a, पावर तो उतनी रहेगी इसकी जो हमने शुरू में ली थी, अगर यहाँ 2 कर देते हैं तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया सेकंड ऑर्डर। तो हम सिंपली किसी रिएक्शन को देखते ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, लेकिन अगर हमें रेट लिख के दे दिया कि इस वे में, तो हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अब आप देखिएगा हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि मान लो हमारे पास ये रेट आ रहा है, हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया कि रेट क्या हो रहा है 1 की पावर 2, अगर हमने शुरू में 1 मोल लिया रिएक्टेंट तो रेट क्या था 1 की स्पीड से ही चल रहा था, अगर हम इसको क्या कर दे 2 टाइम्स कर दे तो रिएक्शन की स्पीड 4 टाइम्स हो जाएगी, अगर मैं इसको 10 टाइम्स ले लूं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 100 हो गया, 100 टाइम्स हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कंसंट्रेशन के हिसाब से हम स्पीड बढ़ाएंगे, किस हिसाब से बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हम ये ले सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास है a प्लस 2b या a प्लस b, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने लिख दिया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a और b की पावर 2, ये हमें कैसे पता चला एक्सपेरिमेंट के द्वारा, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, मान लो ये एक्सपेरिमेंटली हमें ये चीज पता चली, तो हम क्या कहेंगे, हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं तेजी से, तो हमें कौन सी चीज ऐड करनी चाहिए, हम अगर इसको डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, अगर इसको डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टू जा 4 टाइम्स हो रहा है, तो कौन सी चीज ज्यादा ऐड करनी चाहिए, हमें बी रिएक्टेंट ज्यादा ऐड करना चाहिए, तभी रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। तो हमारा मकसद क्या रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का, हमने इतनी मशक्कत क्यों की, इतने एक्सपेरिमेंट क्यों किए, ये इंडस्ट्रियल बेस्ड है, इंडस्ट्रीज में किस प्रोडक्ट को कितनी अमाउंट में बढ़ाना है, कितनी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या यूज होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, रिएक्शन की अगर हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस केस में जैसे B की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे जिससे रिएक्शन और तेजी से हो जाएगी, इसलिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता करना जरूरी हमने समझा। दूसरी बात मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो इट में बी 0, ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप कहोगे भाई नेगेटिव का क्या मतलब है, इसमें नेगेटिव का मतलब यही है कि अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर किसी रिएक्टेंट को ऐड करें या प्रोडक्ट को ऐड करें और रिएक्शन स्लो हो जाए, इसका मतलब वो कैसा है नेगेटिव है। इस नेगेटिव के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं फॉर नेगेटिव वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कॉम्पिटिशन के हिसाब से, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक एग्जांपल है फॉर नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है 2O3 इज कन्वर्टिंग इनटू 3O2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो इस रिएक्शन का हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, तो इस रिएक्शन का पहले हम मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं कि रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है। कोई भी रिएक्शन है उसमें डायरेक्ट O3 है वो O2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इस केस में पहले क्या होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे बेटा हम चाय बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारी जो चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं वो डाली बर्तन में और वो कंप्लीट चाय बन गई, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो उसी तरह से मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ
कि इसमें जो पहला स्टेप है उसमें O3 डिसोसिएट होता है O2 एंड O में, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या होता है, ये जो O है फिर O3 के साथ कंबाइन होता है और 2O2 बना लेता है, ये स्लो स्टेप है। एंड स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर रेट का हमें कहीं भी पता करना है तो वो किस पे डिपेंड करता है, स्लोअर स्टेप पे। कोई भी रिएक्शन की स्पीड है, रेट है, वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। कैसे, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि क्यों कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे क्यों डिपेंड करता है। मान लो एक साइकिल की कंपनी है बेटा, वो दिन में 50 पेयर्स बनाती है टायर्स के एंड 60 बनाते हैं वो सीट्स एंड 45 बनाते हैं वो, मैं अगर उसका हैंडल की बात करूं, स्टीयरिंग की बात करूं, वो इस तरीके से बनाते हैं। सबसे कम हैंडल बने, स्लोएस्ट स्टेप ये है। तो जो मैक्सिमम साइकिल्स हैं वो कितनी बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा जो कंप्लीट साइकिल बनेगी वो 45 बनेगी, ठीक है। जो अगर 60 बनी तो उनमें 15 ऐसी होंगी जिनके पास हैंडल नहीं है, बिना हैंडल की होंगी, बिना स्टीयरिंग की होंगी। तो क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है, यही रेट बता रहा है जो कंप्लीट साइकिल बनेगी वो 45 बनेगी, उससे ज्यादा बनेगी उसमें ये हैंडल का यूज नहीं होगा। तो आप समझ आ गया होगा, तो ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो बेटा यहां से हम रेट कैसे पता करते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने आपको बताया यहां पर रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ O3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O। अब आप देखिएगा जो मेन रिएक्शन है उसमें O3 तो है लेकिन O तो है ही नहीं, तो O की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा। तो वो जो O की कंसंट्रेशन है वो हम फर्स्ट स्टेप से पता करेंगे। आप देखिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो यहां मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता हूं, क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने 11th में पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। अब यहां से हम O की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो O है ये कैसे निकलेगा, O इनको इधर ले जाएं, इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इनटू O3 डिवाइडेड बाय O2, ठीक है बेटा। तो अब यहां O की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इक्विलिब्रियम। O3 की जगह तो मैंने लिख दिया O3 और O की जगह मैंने क्या लिख दिया, K इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने, यहां लिख देता हूं मैं O3 अपॉन O2। O2 ऊपर जाएगा तो O2 की पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इक्विलिब्रियम O3 का स्क्वायर O2 की पावर -1, ये हमारे पास। तो अब देखना जो रेट है वो O3 का तो ऑर्डर है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर, लेकिन O2 के केस में, अब इसमें O2 तो है ना, इसमें हमने कहा था O नहीं है इसलिए इसको नहीं लिख सकते, वो तो है नहीं, लेकिन जो O2 है वो तो है। तो O2 के कंपैरिजन में O2 से अगर हम देखें तो उसका ऑर्डर है -1। कहने का मतलब अगर हम इस रिएक्शन के अंदर O2 ऐड करते हैं, O2 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो स्पीड है वो रिएक्शन की स्लो हो जाएगी, इसका मतलब ये है बेटा। कंपटीशन के हिसाब से ये जो एक्सप्लेन मैंने किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ना समझना, नहीं समझ आए तो मेरे से फिर पूछ लेना, ठीक है। तो ये चीज आप देखोगे। इससे आगे मैं फिर से बता रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो हमारे पास है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A B की पावर 2, ये है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि 1 की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ A दैट इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ B दैट इज इक्वल टू 2। एंड अगर हम पता करें बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैं यहां लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
हमने शुरू में लिखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा। इसमें अल्फा ये है, बीटा ये है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2, इट मींस 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आपको कई एग्जांपल लगातार मैं लिख के बता देता हूं अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2 एंड b की पावर -1। तो अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाता है तो हम कहेंगे a के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, b के केस में -1 है। लेकिन जनरली जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिख दोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बेटा 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं कहूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/2 एंड b की पावर 3/2, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को आप जोड़ दोगे, वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर इससे मैं यहां आगे चलूं, आपसे कह दूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a b की पावर 2। बेटा हमें ये चीज दी गई है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इफ concentration of A is doubled। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि अगर A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, what will be the effect on rate of reaction। अगर कंसंट्रेशन एक की डबल की है, बस बी का कुछ नहीं पूछा है, अभी से एक की कंसंट्रेशन डबल कर दी, हम इसको डबल कर देते हैं। जैसे हमने लिख दिया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a b का स्क्वायर। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को बाहर कर दें, a और b का क्या हो गया, स्क्वायर। a b का स्क्वायर तो यही था, आगे क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम क्या कर देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल। यस बेटा, किसी वजह से वीडियो ऑफ हो गया था। मैं आपको बता रहा हूं जैसे रेट क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, डबल हो गया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a b का स्क्वायर, तो a b का स्क्वायर आगे क्या आ गया 2, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम डबल। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a b का स्क्वायर है, अगर मैं कहूं आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ आर डबल्ड, दोनों की कंसंट्रेशन को बेटा हमने डबल कर दिया है। तो अब देखिएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका भी डबल कर दो 2A और इसका भी डबल कर दियो, ठीक है, कर दोगे। तो अब आप क्या निकालोगे, R इज डायरेक्टली सॉरी 2A और यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको मैं आगे ले आता हूं b का स्क्वायर, 2 4 से कितना आ गया 8, दैट इज 8 into a b का स्क्वायर। तो a b का स्क्वायर था, यहां a b का स्क्वायर है, आगे कितना आ गया 8 टाइम्स कर देंगे बेटा। अगर कहते हैं ओनली b की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो यहां मैं 2 लिख दूं, 2 का स्क्वायर 4, हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स। अगर मैं यहां पर कहूं कि कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ, B की कंसंट्रेशन को हम हाफ कर दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और इसका हाफ कर दें B और उसका स्क्वायर, तो आगे क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 A B का स्क्वायर। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 1/4 टाइम्स। तो कितना भी कोई भी आपसे चेंज करा के देखें, आप उसको करना है, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा मैं अब आपको बता रहा हूं, हमने एक चीज अभी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने
कि ए कोई रिएक्शन है और वो कन्वर्ट हो रही है बी में। अगर मुझसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो कोई नहीं बता सकता बिना एक्सपेरिमेंट के, एक्सपेरिमेंटली होता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं r एक की पावर n। अगर आपको कह दे कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक की पावर 2, ये लिख के दे दिया तो आप डायरेक्ट बता सकते हो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन आपको लिख दी तो आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। अब ये है, अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट k, उसमें हमने बताया था कि जो k है उसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। अब वो बात आ गई कि जो k है उसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करती है। तो मैं आपको बताता हूं, इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू k एंड एक की पावर बेटा n, हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा रेट क्या होता है, रेट की यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकंड, हम इसको लिख सकते हैं रेट की यूनिट, दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, एक की कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल्स पर लीटर और उसकी पावर n हम लिख देंगे। अब आप देखिएगा मोल पर लीटर पर सेकंड ये था हमारे पास, पता किसका करना है हमें, के की यूनिट का, तो ये क्या डिवाइड में आ जाएगा, हम लिख देंगे मोल्स पर लीटर की पावर n इज इक्वल टू के। अब हमें के की यूनिट का पता करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहां से इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं बेटा मोल पर लीटर, और ये भी क्या था मोल पर लीटर, यहां 1 था, n अगर ऊपर जाएगा तो क्या लिख देंगे इसको 1 माइनस n, बेटा मोल्स पर लीटर की पावर 1 था, n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस n, और इसको लिख दे पर सेकंड दैट इज इक्वल टू k। तो ये k की यूनिट हो गई मोल पर लीटर उसकी पावर 1 माइनस n पर सेकंड इक्वल टू k। अब देखो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या रोल है, कि जो n है दैट इज n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे पता करेंगे, अगर हमें कहते फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या कहेंगे, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड चल रहा है, चलो ठीक है, यस। फॉर जीरो ऑर्डर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो n की वैल्यू हम यहां क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। तो क्या हो गया मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकंड दैट इज इक्वल टू k। अब यहां पर मोल्स पर लीटर पर सेकंड, इसको हम लिख देंगे मोल्स पर लीटर पर सेकंड, इसकी पावर तो 1 है तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू k। तो इस तरह से रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है किस पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। दूसरा मैं लिखता हूं कि अगर मैं कहूं फॉर सेकंड सॉरी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो के लिए हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस एक्सप्रेशन पे, ये बेटा हमें जनरल एक्सप्रेशन मिल गया है, अब हम अगर यूनिट निकालना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन के द्वारा निकालेंगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, n कितना है 1 है, पर सेकंड इज इक्वल टू k। अब बेटा ये सेकंड है, पर सेकंड पर मिनट भी लिख सकते हैं, पर आवर भी लिख सकते हैं, तो आप लिख दोगे 1 माइनस 1 0, तो हम इसको लिख दें मोल्स पर लीटर की पावर क्या हो जाएगी 0 पर सेकंड दैट इज इक्वल टू k। तो किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती थी, तो 1 हो गया पर सेकंड दैट इज इक्वल टू k। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा क्या होगी, पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर। इसी तरह से अगर हम कहें सेकंड ऑर्डर, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
उसी एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n 2 पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू k। तो ये हो गया मोल्स पर लीटर 1 माइनस 2 मीन्स -1 पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू k। तो अब -1 अंदर आएगा तो m की पावर क्या होगी -1, l की पावर +1 पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू k। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को की वजह से रेट कांस्टेंट की यूनिट का पता कर सकते हैं। बेटा बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। अब इससे अब एक चीज और देखना, आपसे कह दिया कि रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर ए reaction is 3 into 10⁻⁻² per hour, या कह दिया पर सेकेंड। What will be the order of reaction? तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखोगे कि पर सेकेंड कौन से ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है, तो आप इसको क्या कह दोगे, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने बेटा जो आज आप लोगों को बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ोगे। थैंक यू।